कांग्रेस की कलह है, किसका होगा भला। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लगभग 6 महीने पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका जितिन प्रसाद के रूप में है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाले जितिन प्रसाद, जिस तरह से उन्होंने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से देखा जाए उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसा वर्ग रहा है, ब्राह्मण एक ऐसा वोटर रहा है जो कभी कांग्रेस की नींव हुआ करता था, ताकत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे दलित वोट बैंक की राजनीति हो, पिछड़े वर्ग की राजनीति हो, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर हावी होती गई। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये तबका कहीं ना कहीं अपने आप को नेतृत्व विहीन मान रहा था। उसका नेतृत्व कर रहे थे जितिन प्रसाद, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, उसी तरह जितिन प्रसाद भी। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये अहम रिपोर्ट। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा। जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पर कितना असर? यूपी चुनाव के नजरिए से जितिन प्रसाद का पाला बदलना कितना अहम? बीजेपी को मिला ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का जरिया। जितिन प्रसाद को यूपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में भी बदल रहा सियासी घटनाक्रम। सचिन पायलट ने एक बार फिर आला कमान पर सवाल उठाए। सुलह कमेटी का फैसला नहीं आने से नाराज है पायलट। देश में तेजी से बदल रहा सियासी परिदृश्य। राजनीति एक ऐसी शय है जहां कब क्या कुछ बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और खास तौर से जब समीकरण बनने या बिगड़ने की बात हो तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं। फिलवक्त भी कुछ ऐसा ही नजारा भारतीय राजनीति में दिखाई दे रहा है। ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश से आने वाले जितिन प्रसाद हैं, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जितिन प्रसाद के खेमा बदलने की खबर ने खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास असर डाला है, क्योंकि अगड़ों को साधने के लिए बीजेपी को जितिन प्रसाद के रूप में एक सशक्त और कद्दावर नेता मिला है। क्योंकि जितिन प्रसाद की खासतौर से ब्राह्मणों में अच्छी पैठ बताई जाती है। बीजेपी के लिए जितिन प्रसाद का आना खुशी की बात है, तो कांग्रेस के लिए जितिन प्रसाद का जाना करारा झटका है। इधर राजस्थान में भी सचिन पायलट की नाराजगी ने वहां की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अनबन जग जाहिर है, और ऐसे में दोनों के बीच सुलह के लिए बनाई गई कमेटी का कोई फैसला न आना सचिन पायलट को खल रहा है। सचिन पायलट की माने तो जिन समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उनकी सुनवाई नहीं होने से वो आहत है। थोड़ा पीछे जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कमोवेश इसी तरह कांग्रेस से मोह भंग हुआ था, और वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। यही कारण है कि सचिन पायलट का एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होना कहीं इस बात के संकेत तो नहीं कि उनका भी पार्टी से मोहभंग हो चला है। एक बात और कि सिंधिया और पायलट भले ही सियासत के नजरिए से विरोधी हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो मित्र हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। बहरहाल हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो उनका बीजेपी ज्वाइन करना निश्चित ही कांग्रेस के लिए बड़ा डेंट है, और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का जरिया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जितिन के जरिए बीजेपी की कोशिश यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की होगी। साथ ही उन्हें यूपी बीजेपी में बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। जितिन के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में गलत संदेश जाएगा। जब आपके पास कुछ ना हो तो जो है वो भी चला जाए तो ये बड़ा नुकसान है। यूपी में कांग्रेस के जो 7 विधायक थे वो भी कम हो गए हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बुरी स्थिति है। पिछले 30 साल में कांग्रेस यहां पनप नहीं पाई और अब चुनौती बढ़ती जा रही है।
कुल जमा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अनकरीब हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आते आते और क्या कुछ जोड़ तोड़ दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश में, आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो कांग्रेस की जो कलह है उसका किसका भला होगा, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर जतिन प्रसाद और अब जिस तरह से खबर है कि सचिन पायलट भी नाराज़ चल रहे हैं। ये तीन युवा नेता बीजेपी की ताकत कहे जा रहे थे। जिस तरह से जो हम युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं, और ऐसे समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जतिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना नुकसानदेह है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 6 महीने बाद, उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए, जब कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही थी, ऐसे में जतिन प्रसाद जैसा नेता जो ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, उसे बीजेपी ने अपने पाले में खड़ा कर लिया। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी प्रवक्ता और नेता ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, बीजेपी ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आपके खेमे के जो मास्टर युवा लीडर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें जो जब आपके पास में थे, जतिन प्रसाद की बात करें, अभी शामिल हो गए, और सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, बीजेपी में तो नहीं आए। किस तरह के झटके के रूप में देखते हैं आप जतिन प्रसाद को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव हैं और एक कांग्रेस के लिए तो एक ऐसा चेहरा था जो ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व तो वो वहां पर करते थे। किस रूप में देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, ऐसा है जतिन प्रसाद जी कांग्रेस से सांसद, जतिन प्रसाद कांग्रेस से 3 नहीं 4 बार अवसर किया। 2010 बाद चुनाव जीत नहीं पाए। 2014 बिहार गए, 2019 बिहार गए। पश्चिम बंगाल का प्रभारी भेजा गया कांग्रेस की ओर से, वहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला। ऐसी बहुत सारी चीजें थी प्रसाद जी के साथ जो लगातार ड्रॉबैक की ओर संकेत कर रही थी। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर के घेराबंदी कर रहे थे, और हम समझते हैं कि ये ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर के इस देश के अंदर पूरी तरह से फेलवर हुई है। बेरोजगार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके, दवाइयों की किल्लत से लेके हर मुद्दे में सारी की सारी चीजों को अपने डैमेज करने के लिए वो कांग्रेस से कुछ लोगों को तोड़ करके सिर्फ टीआरपी बढ़ाने का काम करती है। जतिन प्रसाद जी के साथ मैंने काम किया है जब वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की कमेटी में, तब मुझे युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व था। हमने काम किया है, हम उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन चूंकि हर मसले पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस। ब्रजेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, मैं सवाल वो आपसे कर लूँ। एक सवाल ये बनता है, जिस तरह से आपने कहा और तमाम सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ जतिन प्रसाद को दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया, अलग अलग संगठन के पदों पर रहे। ठीक ऐसे ही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी रही थी। लेकिन आखिर ये तो सोचने वाला काम है ब्रजेश जी कि इतना सब देने के बाद आखिर ये युवा नेता, ये जो एक चेहरे कांग्रेस के लिए बन रहे थे, इस तरह से कांग्रेस को अलविदा कहकर जा रहे हैं।
राजेश साहब, देखिए ऐसा है, बड़ी स्पष्ट बात, महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है, लेकिन कुछ लोग प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं, जो आज एक दिन पे ही चाहते हैं देश के पीएम बन जाए, देश के सीएम बन जाए, देश के कैबिनेट मंत्री बन जाए, देश के राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए। ऐसा राजनीति में नहीं होता, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जहाँ तक सिंधिया जी की बात की, सिंधिया जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। जितिन प्रसाद जी को स्टील का मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जितिन प्रसाद जी। हम समझते हैं कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। आप चुनाव में आप लगातार हार रहे हो, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट आई थी, आपको पता है पिछली बार के चुनाव में सोनिया गांधी जी चुनाव जीती थी। जब आप पूरी तरह से चुनाव हार रहे हो, जनता आपको खारिज कर रही है, उसके बाद भी आपको संगठन में जिम्मेदारी दे रखा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी, हर कमेटी में आपको संयोजन किया जा रहा है। इवन देखिए पश्चिम बंगाल में किसी को प्रभारी बना के कांग्रेस ने नहीं भेजा था, जितिन प्रसाद जी को भेजा था। लेकिन जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए ना अच्छे समय की। अब आप जबरदस्ती के इश्यू को उठा करके बात करेंगे या फिर। चलिए ब्रजेश जी, मैं दोबारा आता हूँ, ब्रजगोपाल लोया जी के पास में आता हूँ। ब्रजगोपाल जी, एक और झटका आपने दे दिया कांग्रेस को। मेरा सवाल आपसे झटके को लेकर नहीं है, मेरा सवाल आपसे जितिन प्रसाद कोई भूमिका को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी कह रही है कि जो चुनाव है वो तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर ही लड़ेगी, लेकिन जितिन प्रसाद को किस तरह की भूमिका उनकी बीजेपी में रहेगी? क्या सारा कुछ उनको समझा दिया पहले, उसके बाद वो आए, या फिर शनय शनय धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए राजेश जी, वो अपनी भूमिका को बहुत बेहतर समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी ये भारतीय जनता पार्टी बहुत समझती है। वो एक परिपक्व नेता है, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आज आए। उनके पिता ने भी सेवाएं दी है उत्तर प्रदेश को और देश को भी, और उन्होंने भी दी है। केंद्र सरकार में वो 2 बार सरकारों में मंत्री रहे हैं। इस्पात, मानव संसाधन और सड़क परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे। महत्वपूर्ण आज ये नहीं है, महत्वपूर्ण आज ये है कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस में युवा यूथ कौन जिन्हें कहा जाता था, वो अपने आप को वहां अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और वो कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं। केवल एक ही नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, इसके पहले आपको याद होगा प्रियंका चतुर्वेदी जी वो शिवसेना में गई, उर्मिला मातोंडकर गई, पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी गई, इसके बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उसके बाद आज जतिन प्रसाद जी आए हैं। और आपको बहुत अच्छे से सब खबरें समझ में आ रही हैं कि कितना अनकंफर्टेबल है सचिन पायलट, कितना अनकंफर्टेबल है मिलिंद देवड़ा, और ये उनमें से शामिल थे जतिन प्रसाद जी। इन्होंने कोई अचानक निर्णय नहीं किया। जो G23 जिसे आप कहते हैं उसके पत्र में उनके भी हस्ताक्षर थे। कांग्रेस नेतृत्व से इन्होंने मांग की थी कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव करवाए जाएं और कांग्रेस को एक अच्छा और कुशल नेतृत्व मिल सके। तो ये जो लोग थे जो कांग्रेस में नेतृत्व के बात कर रहे थे, दरअसल वह नेहरू गांधी खानदान के छत्र छाया में पलने वाली कांग्रेस, उसे ये स्वीकार नहीं था। तो जब वो स्वीकार नहीं था तो इन लोगों को वहां हाशिए पर डालने का काम हुआ, और हाशिए पर डालकर धीरे धीरे इस तरह की स्थितियां पैदा की गई कि ये लोग कांग्रेस से बाहर चले जाएं। क्योंकि सवाल इस बात का है कि यदि ये योग्य युवा चेहरे दिखाई देंगे समाज को, इस देश को, प्रदेश को, तो आप जो अयोग्य राजकुमार है वो चल पाएगा। वो जो आप जिसको चलाने की कोशिश कर, इसके कारण कांग्रेस हमेशा अपने युवा नेताओं की उपेक्षा करती रही, और ये उपेक्षा का परिणाम आज ये हुआ। चलिए ब्रजगोपाल जी दोबारा आऊंगा, दोबारा आता हूँ ब्रजगोपाल जी, प्रियंका गांधी के अलावा। चलिए दोबारा आता हूँ। देवदत्त दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, क्या कहेंगे इस मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी के? और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या चुनाव से पहले अब जो बीजेपी की नज़र है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर है? क्योंकि अगर यूपी की हम पिछले कई सालों की राजनीति को देखें तो कहीं दलित, कहीं ओबीसी पिछड़ा वर्ग के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन एक जो ये वर्ग था कहीं ना कहीं इसको भी ये लग रहा था कि आखिर उसका लीडर कौन, आखिर नेतृत्व करना वाला कौन? क्या यही सोच के तहत, इसी स्ट्रेटेजी के तहत जितिन प्रसाद को बीजेपी में लाया गया है? देवदत्त जी। बिल्कुल, जहां जहां आजकल चुनाव होते हैं जी, तो पहले मुद्दों को धार दी जाती थी, जमीनी जमावट जमाई जाती थी। अब एक और अस्त्र शस्त्र राजनीति में आ गया है
ये आया राम गया राम की स्थिति बनती है कहीं भी, किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव। पश्चिम बंगाल में भी हमने देख लिया, व्यापक पैमाने पर दल बदल हुआ था। इसके पहले मध्य प्रदेश में हो चुका। तो ये एक अब नई परंपरा चल रही है और लोगों में अब वो आस्था और वो धैर्य भी नहीं बचा है जो दलों के प्रति पहले हुआ करती थी, कि हर स्थिति में वो दल के साथ रहते थे। आज जो बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, इन्होंने 2-3 दशक तक विपक्ष में कभी 1 या 2 सांसद हुआ करते थे या 10-20 विधायक हुआ थे, लेकिन लंबा संघर्ष किया। अब वो सब टूट गया। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां जातियों की राजनीति, मुझे लगता है देश में शुरुआत ही हुई। बासपा ने दलितों की राजनीति की, समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम पिछड़े वर्गों की राजनीति की, लेकिन वहाँ हमेशा से जिधर ब्राह्मण का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, सरकार उसकी बनी है। एक कांग्रेस के साथ लंबे अरसे तक ब्राह्मण रहे और फिर मायावती ने अपने सुशील मिश्रा के माध्यम से ब्राह्मणों को तोड़ा, तब वो सरकार में आई। और इस बार अनुमान लगाए जा रहे थे, प्रयास चल रहे थे कि अखिलेश यादव वहाँ ब्राह्मणों को तोड़ रहे हैं। तो बीजेपी में रणनीतिकार हैं जो अमित शाह है और भी जो लोग हैं, उन्होंने उससे पहले ही जतिन प्रसाद को तोड़ लिया और एक ब्राह्मण कार्ड एक तरह से खेला है। पिछड़ा वर्ग की राजनीति मोदी और बहुत सारे नेता बीजेपी में करते ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनाव होना है, उसमें जतिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए, खासकर उनके नेता राहुल गांधी के लिए, उनकी जो युवा ब्रिगेड थी, जो एक चमकीले चेहरे थे कांग्रेस में, सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो, जतिन प्रसाद हो, सचिन पायलट, वो सब धीरे धीरे पिछड़े सभी बारी बारी की तर्ज पर चल रहे हैं। सचिन पायलट के असंतुष्ट की गतिविधियां चल रही, उनकी वो लगातार आई रही हैं चर्चा में। तो मुझे लगता है कि एक ये जो रणनीति को कमजोर करने की, उसको भाजपा के रणनीतिकार बाखूबी समझते हैं और उन्होंने एक बहुत जोर का झटका जो धीरे से दिया है। आप देखें, मध्य प्रदेश में सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। 28 सीटों में से 19 सीटों पर भाजपा फिर जीत गई उपचुनाव में। तो और अभी फिर उनको किस तरह से महत्व दे रहे हैं आप देखें। 402 की जो कार्य समिति विशेष आमंत्रित जो घोषित हुए, उसमें 63 सदस्य सिंधिया समर्थक हैं। तो ऐसे ही वो जतिन प्रसाद को भी कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी देंगे। तो एक रणनीति भाजपा की रहती है। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, एक कोई भी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए जब बीजेपी में, या फिर ये जतिन प्रसाद आए हैं, इनका यही कहना रहता है कि वो अपनी बात जब पार्टी फोरम में सर्वोच्च उस पर बात करते हैं पार्टी हाईकमान के साथ, तो उनकी सुनी नहीं जाती। क्या इस तरह क्या मिसकम्युनिकेशन है, मिसकोऑर्डिनेशन है कि चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, उनसे उनका जो बातचीत है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा, या फिर जिस तरह से बात की जा रही है कि आपने शुरुआत की कि कहीं ना कहीं एक मौके की जो राजनीति है और युवा जो चेहरे हैं वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाते? बिल्कुल, आप आज देखें तो भाजपा में मोदी शाह के आगे किसकी सुनी जा रही है? आडवाणी जोशी जी भी घरे बैठे, लेकिन कोई भाजपा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये सत्ता की जो चुंबक है और जो धुरी है, उससे सब चिपके रहना चाहते हैं। तो आज यदि कांग्रेस पावर में होती तो 10 बातें नहीं सुनी जाती, तब भी वहीं रहते लोग, रहे हैं जब तक कांग्रेस सत्ता में रही। कैसे लाइन लगा के नेता और गांधी परिवार के यहाँ लाइन लगा के खड़े रहे, लेकिन कई पार्टी छोड़ने का साहस नहीं किया, और जिनने छोड़ा वो वापस भी आ गए। तो मुझे लगता है कि जो सत्ता के चुंबक से, जो धुरी के साथ आसपास रहने की एक जो परंपरा हो गई है, रीढ़ की हड्डी जो नेताओं की कमजोर होती जा रही है कि वो विपक्ष में या संघर्ष की राजनीति करना नहीं चाहते, उसी का परिणाम है कि आप सब सत्ता की तरफ। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को सिद्धांत भी पसंद हो कि जो हिंदुत्व की बात भाजपा कर रही है, जो कुछ मुद्दों पर उसने निर्णय लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो पूरी राजनीति हो गई है, अब वो सत्ता केंद्रित राजनीति हो गई, और कहीं ना कहीं चुंबक का जो बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसी के साथ आप हो चलें। क्योंकि पहले जिस तरह से बात होती थी, विचारधारा की बात होती थी, आइडियोलॉजी की बात होती है। मैं सीधे ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूँ। ब्रजेश जी, अब तो ये एक कांग्रेस के लिए वैसे भी स्थिति खराब थी उत्तर प्रदेश में। अगर हम विधानसभा की भी बात कर ले, 7 सीटें जो, या फिर 1 सीट आपने जिस तरह से जिक्र लोकसभा का किया, अब ऐसे में कैसे स्टैंड उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करेगी?
देखिए ऐसा है साहब, ये हर सत्ता से आती थी और देश का प्रधानमंत्री वहीं से तय होता। समय काल परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी जी की इसके इस बात का 6 महीने बाद जो होगा वहाँ पर कांग्रेस सफलता प्राप्त करेगी। जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो बताया था कि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उन्हें दिख रहा है उजला ही सही, अंधेरा ही सही, उजाला यही है, उजाला वो नहीं है, वो अंधेरे में दिख रहे हैं। और जब ठाकुर समाज से आते हैं, हमारे पास एक गैप है करने का, और भाजपा लगातार उसी लोगों को रोल डाल रही है। जब वो अपने सिस्टम में फेल जाती है, जो उस प्रदेश के चुनाव की बेहतरी के लिए आवश्यक होता है। अच्छी बात थोड़ा आपने से लेकर के आशानुरूप तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया था जो लोग लगातार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के करीबी लोग होते थे। लेकिन आप देखिए, पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि तकरीबन 35 विधायक पश्चिम बंगाल में जो भाजपा से जीत करके आए हैं, वो सब फिर से कांग्रेस में वापसी चाहते हैं और वो ममता दीदी के भतीजे के पास अपनी लॉक कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो लोग तात्कालिक लाभ के लिए अब दीर्घकालिक ये उनके राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं। तो मैं लेकिन हम चलिए, मैं बेहतर तरीके से जो ब्रजेश जी की आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है, ब्रजगोपाल जी के पास में मैं आता हूं। तो ब्रजगोपाल जी, ये माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद एक बड़ा चेहरा होंगे अगले इलेक्शन में जितिन प्रसाद, क्योंकि ब्राह्मणों की अगुवाई करेंगे वो? नहीं, ये तो कभी भारतीय जनता पार्टी में ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि कोई किसी जाति की अगुवाई करेगा। ये तो प्रश्न ही राजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को बहुत निकट से जानते हैं, और हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली में जाति और जाति का नेता नहीं होता, क्षेत्र और क्षेत्र का नेता नहीं होता, केवल नेता और कार्यकर्ता होता है भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा को मानेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत को मानेगा, वो हमारा कार्यकर्ता होगा। किसी भी जाति और इसके हिसाब से नहीं होती। परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है, भले ही अभी आप सुन रहे थे, जितना सुनाई पड़ रहा था ब्रजेश जी की बातें, कि वो कहीं पश्चिम बंगाल की बातें कर रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको कांग्रेस का पक्ष रखना है कि क्या जतिन प्रसाद जी के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई या मजबूत हो गई? क्या हो सकता है मजबूत हो गई? हम तो कह रहे हैं, आप कहिए कि मजबूत तौर से टिप्पणी कर दिया है। प्लीज ब्रजेश जी, मैं आ जाऊंगा। ब्रजेश जी, मैं आपके पास में आता हूँ, जैसा ही आपका ऑडियो सही होता है। ब्रजेश जी, जैसा ही आपका ऑडियो सही होगा मैं आपके पास में आ जाऊंगा। लोहिया जी को बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। फिर कहता हूँ, और ये कांग्रेस का ये मिथ्या आरोप भी गलत है कि बीजेपी में इनके लोग शामिल हो रहे हैं, ये आरोप मिथ्या है। इनके पिछले 2 वर्षों में 178 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, उसमें से 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के अंतर दलों में गए हैं। जिस महाराष्ट्र में ये सरकार में शामिल है, इनके नेता कांग्रेस से छोड़कर शिवसेना में गए हैं, इन कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी में गए हैं। तो आप तो देखिए ना कि ये जो आप खुद अपना तुनवा नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दंभ की राजनीति कर रहे हैं, आप अहंकार की राजनीति कर रहे हैं, अधिकारों का विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे हैं। एक जगह आपने सत्ता केंद्रित की हुई है और उसका ये दुष्परिणाम है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने किया, कमलनाथ जी को अकेला पावर सेंटर बना दिया, वही सत्ता है, वही संगठन है, वही नेता प्रतिपक्ष है, वही मुख्यमंत्री है, वही प्रदेश अध्यक्ष है। और यही हाल आपका दिल्ली में है। ये गांधी परिवार ने हाथ में सब ले रखा है और इसके कारण राजनेताओं को पद देने से मायने नहीं रखता। आप उन्हें अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं और इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं। चलिए, मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, अब जिस तरह से एक परिवार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी खड़ा कर रही है सवाल या अन्य दल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर के जो लीडर हैं
एक समय रहा है कि जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं उनकी आस्था गांधी परिवार पर रही है, लेकिन जो युवा ब्रिगेड आ रही है वो तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं अब उस परिवार से, उस गांधी परिवार की जिसकी बात होती है, जिसकी लीडरशिप के साथ, जिसकी छत्रछाया के साथ पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी दिखी, अब क्या कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह ये बन रही है, या फिर उस हिसाब से सुनवाई नहीं हो जा रही है, या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तो मौका परस्ती है कि जहां चमक दमक दिखी वहीं हम हो चलेंगे, तो क्या अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये सोचना होगा? हालांकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इलेक्शन है आने वाले समय में, क्या कहेंगे देवदत्त जी? बिल्कुल, जब तक नेतृत्व सक्षम ना हो, स्पष्ट दिशा नीति ना हो, उसकी एक धमक और चमक ना हो, तब तक संगठन में एक तरह से कसावट बड़ी मुश्किल का काम होता है। और जब सरकार में थी कांग्रेस, तब सीताराम केसरी के नेतृत्व में भी कांग्रेस एकजुट थी। आप ये समझ जाइए कि अब जहां दम वहां हम की बात होने लगी है। आप और वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब वो नहीं रहा कि हम वर्षों मैंने देखा कि बहुत बड़े वोट बैंक जो ऐसा हुआ करता था कि हमारे तो बाप दादों से, पिताजी से इस पार्टी में वोट देते आए, हम उसी में देंगे। अब एक घर में अलग अलग वोट, 4 वोट हैं तो अलग अलग जाते हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार हुआ कर रहे हैं। तो ये वक्त की नजाकत है और उसको समझ के साथ नेतृत्व को, तो क्या देवदत्त दुबे साहब इस वक्त के हिसाब से कांग्रेस अपने आप को नहीं डाल पाई? बिल्कुल नहीं डाल पा रही है। वो उसको आप देखिए कि युवा नेतृत्व कौन है? युवा राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के साथ युवाओं को होना चाहिए, तो कांग्रेस के युवा बुजुर्गों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जिनको टी शर्ट और जीन्स में होना चाहिए था, उनको ढीला कुर्ता पजामा पहना के घुमाते हैं। आप हम बताएं कि वक्त के साथ बदलिए, विचारों को बदलिए, उस परिपाटी को बदलिए। क्या वो असम का जो मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कांग्रेस से ही आए हुए हैं, और जो आंध्र प्रदेश में थे उनने क्या कहा था? वो जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं जब गया उनको मिलने इंतजार करता रहा, राहुल गांधी कुत्ते को खिलाते रहे। तो आप या तो सत्ता में रहो तो आपकी सब सुनेंगे, सब इंतजार करेंगे, घंटों करेंगे, दिनों महीनों करेंगे, या फिर जब आप विपक्ष में हैं तो थोड़ा विनम्र बनिए, संवाद बढ़ाइए। संवादहीनता की स्थिति, मिलने की जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें, तो उसको परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आप वही रुतबा सोचे कि फरमान जारी हो गया, अब वैसा वक्त नहीं बचा है। अब लोग बहुत बिल्कुल देवदत्त जी, बिल्कुल इसी बात पे मैं अपनी चर्चा को समाप्त करूंगा कि जो वक्त है बदला हुआ वक्त है, और बदले हुए वक्त के साथ में सब कुछ बदलना होगा। पार्टी को जो विचारधारा है, जो एक स्ट्रेटजी है, और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी जिस तरह से समय के साथ बदलाव किया है, और दूसरी तरफ ये भी समझ चुकी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि पहले तो अगर किसी पार्टी से कोई आ जाता है तो फिर उसको पूछ परख नहीं होती, लेकिन अब जिस तरह से ट्रेंड देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस या किसी दल से कोई आता है बीजेपी में, तो उसको कहीं ना कहीं इस रूप में आगे प्रोजेक्ट किया जाता है कि उसको लगे कि नहीं, मैं बीजेपी का एक हिस्सा हूं। शायद अभी कांग्रेस को किस तरह से स्ट्रेटजी और बदलते समय में करना है वक्त के हिसाब से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहेंगे कि जितिन प्रसाद के रूप में एक कांग्रेस को झटका, किस तरह से कांग्रेस उभरती है। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, ब्रजेश पांडे साहब आपका, और देवदत्त दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका जितिन प्रसाद के रूप में। सचिन पायलट भी नाराज चल रहे हैं। बीच में हमने देखा 10-11 महीने पहले क्या कुछ पूरा एपिसोड हुआ। एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी जताई है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी एक और न हो जाए। देखने वाली बात होगी सियासत राजनीति में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।